जय हिंद। वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से सरल मशीन है? साइकिल, तराजू, ट्रैक्टर, स्कूटर। तो निम्न में से सरल मशीन है क्या? जो हमारे काम को आसान कर दे, वो क्या कहलाता है? सरल मशीन है। तो सरल मशीन का एक उदाहरण है, पैंट की जीप से लेकर पेन की नीब तक क्या है, सब सरल मशीन है। तो यहाँ पर सरल मशीन और जटिल मशीन दो प्रकार की होती हैं। जब सरल मशीनों का कॉम्बिनेशन मतलब एक से ज्यादा सरल मशीनों का उपयोग किया गया रहता है जिस यंत्र में, वो क्या कहलाती हैं? जटिल मशीन। जटिल मशीन। तो यहाँ पर कौन सी सरल मशीन है? साइकिल क्या है? यहाँ पर अनेक सरल मशीनों का उपयोग किया गया है। पाइडल में अलग सरल मशीन है, और चक्के में अलग सरल मशीन है, हैंडल में अलग सरल मशीन है। लेकिन तराजू क्या है? तराजू एक सरल मशीन है, क्योंकि इसमें केवल केवल एक ही उत्तोलक का उपयोग किया गया है। जिसमें एक से ज्यादा उत्तोलकों का या सरल मशीनों का उपयोग किया जाता है तो क्या कहलाते हैं? जटिल मशीन। तो साइकिल जटिल मशीन, ट्रैक्टर जटिल मशीन, स्कूटर जटिल मशीन। लेकिन तराजू क्या है? एक सरल मशीन है। ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? एक, दो, तीन, चार। तो उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि उत्तोलक क्या है। तो उत्तोलक एक सरल मशीन है जो हमारे पेशीय बल के द्वारा चलाया जाता है। तो उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक। तीन प्रकार के उत्तोलक होते हैं, बड़े ही आसानी से हम याद करा देंगे। तो प्रथम उत्तोलक में क्या होता है? इसमें उत्तोलकों में तीन भाग होते हैं। पहला होता है आयास या प्रयास। आयास या प्रयास, जहां से हम बल लगाते हैं वो क्या कहा जाता है? आयास या प्रयास। और एक होता है आलंब। आलंब, जहां से मशीन चारों तरफ घूम सकती है, जहां से मशीन मूव कर रही है जिस पॉइंट को, उसे क्या कहा जाता है? आलंब कहते हैं। और एक होता है भार। भार क्या होता है? जहां से काम हो रहा है, जो काम हो रहा है वो क्या कहलाता है? भार कहलाता है। तो प्रथम उत्तोलक में आलंब बीच में होता है, आयास किनारे होता है। आयास प्रयास जहां से बल लगाते हैं, और आलंब जहां से घूमता है वो कहां पर रहता है? बीच में रहता है। और भार किनारे रहता है। तो ऐसा कौन सा उत्तोलक है जो इस प्रकार से काम करता है? तो तराजू हुआ। तराजू बीच में है, ठीक है। बीच से क्या करता है? वो घूमता है इधर भी, या सी सौ जिसे बोलते हैं, झूला। एक बच्चा इधर बैठा रहता है, एक बच्चा इधर बैठा रहता है, बीच से घूमता है। तो जो बीच से घूम रहा है उसे क्या बोलते हैं? आलंब। आलंब का मतलब है सहारा, जहां से सहारा मिल रहा है, घूम रहा है, वो आलंब है। तो यहां पर देखिए तीन चीजें हैं। तो देखिए, जब हम इधर हाथ से बल लगा रहे हैं, हाथ से मैंने बल लगाकर दबाया, और इधर बच्चा बैठा है तो आसानी से उठ जाएगा। तो जहां पर बल लगा रहे हैं वो क्या है? आयास या प्रयास। आयास या प्रयास, ठीक। आयास प्रयास। और जो भार उठा वो क्या है? जो लड़का है वो क्या है? भार है। भार। तो बात समझ में आई? प्रथम उत्तोलक समझ में आया। आलंब, आलंब में कितने अक्षर हैं? एक, दो, तीन, चार। तो चार तो किसी में नहीं है। कितने उत्तोलक हैं? तीन उत्तोलक। तो चार आए बीच में तो कौन सा उत्तोलक? प्रथम उत्तोलक। और बीच में भार आए, भार बीच में आए तो कौन सा उत्तोलक? भार में कितने अक्षर हैं? एक, दो। तो द्वितीय उत्तोलक। आयास या प्रयास बीच में आए, आयास या प्रयास बीच में आए तो कौन सा उत्तोलक? तृतीय उत्तोलक है। तो आयास प्रयास बीच में आएगा तो एक तरफ क्या आएगा? भार आएगा, एक तरफ आएगा आलंब। आलंब, बात समझ में आई? ये सारी चीजें। और यहाँ पर भार, भार है बीच में। भार यहाँ बीच में है, तो भार बीच में है तो यहाँ पर आएगा आलंब। आलंब, और इधर आएगा आयास या प्रयास। आयास या प्रयास। बात तीनों समझ में आए कि नहीं है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है सरौता। जो सुपारी काटने वाली सरौता होता है उसमें कैसा होता है? यहां से घूमता है, और बीच में क्या होता है? सुपारी रखी होती है। जो काम बीच में रखा हो, भार बीच में रखा हो, क्या कहलाता है? भार। द्वितीय उत्तोलक, सेकेंड उत्तोलक है। सर, प्लास। प्लास जो है, प्लास मतलब जिससे प्लास से तार काटते हैं, तो क्या कौन सा उत्तोलक है? तो देखिए, से घूमता है तो बीच में घूमने वाला क्या है? आलंब है। आलंब किसमें आता है? कितने अक्षर हैं? एक, दो, तीन। तीन वर्ड हैं। तो तीन या चार वर्ड हैं? चार वर्ड हैं तो कौन सा उत्तोलक? प्रथम उत्तोलक।
सीसा, सीसा मैंने बताया ना बीच से घूमता है, तो प्रथम उत्तोलक। चिमटा, चिमटा देखिए ऐसा होता है, तो चिमटा के किनारे से घूमता है, बीच में बल लगाया जाता है। चिमटा को किनारे से तो दबाते नहीं, बीच से दबाते हैं। आयास या प्रयास, बीच में लग रहा है, बल लग रहा है, तो कौन सा उत्तोलक है? बीच में 1 2 3, तो तृतीय उत्तोलक, थर्ड उत्तोलक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे अधिक यांत्रिक लाभ प्राप्त होता है। यांत्रिक लाभ का मतलब है कि ऐसी सरल मशीन का उपयोग करें कि बल हम कम लगाएं, बल कम लगे और काम अधिक हो, तो क्या कहलाता है? यांत्रिक लाभ कहलाता है। तो साइकिल में, कैंची में, सीसॉ में, चिमटा में, तो किसमें कम बल में अधिक लाभ प्राप्त होगा? तो सबसे अधिक यांत्रिक लाभ प्राप्त होगा कैसे? जब प्राप्त कैसे होगा कि हम कम बल लगाएं। तो ऐसा कौन सा यंत्र है जिसमें हम कम बल लगाएं और अधिक लाभ प्राप्त हो? तो यहाँ पर देखिए सीसॉ, सीसॉ को क्या करें हम? यहाँ पे ऐसे सीसॉ जो है, जो बीच में था, इसको हम यहाँ पर कर दिए, तो यहाँ पर मैंने भार रखा है। तो जब हम यहाँ से कम बल लगाएंगे तो इस भारी से सामान को बड़े ही आसानी से उठा लेंगे। तो यांत्रिक लाभ हमें सबसे ज्यादा किसमें प्राप्त होगा? सी सौ में प्राप्त होगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऊतक है, अंग है, कोशिका है, अंग तंत्र है। तो संरचनात्मक इकाई बोला जाता है तो मतलब जिसमें, इकाई की बात करें तो जिसमें, जिस चीज में सबसे ज्यादा उपयोग किया गया हो। जैसे जब घर बनता है तो घर में सबसे ज्यादा क्या लगा होता है? ईंटें लगी होती हैं। तो ईंटों में क्या है? ईंटा क्या है? घर की सबसे छोटी इकाई है। तो उसी प्रकार से सजीवों की संरचना कैसी होती है? कोशिका से बनी होती है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुकोशिकीय जीवों में क्या पाया जाता है? सभी कार्य एक कोशिका द्वारा होते हैं। कोशिका का विभेदन एवं श्रम विभाजन होता है। केवल 2 कोशिकाएं होती हैं, कोई अंग नहीं होता। बहुकोशिकीय जीवों में जैसे हमारा शरीर हुआ, तो हमारी कोशिकाएं जितनी हैं सबका काम अलग अलग है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं, वो क्या करती हैं? हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचा रही हैं, तो उनका कोशिका विभेदन भी है और श्रम विभाजन भी है, काम अलग अलग है। लेकिन अगर लाल रक्त कोशिका हमें सूचना भी पहुंचाए, जो तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं, वही काम रेड ब्लड सेल करे, तो क्या सबका काम एक जैसा होगा? जैसे घर का काम है, मम्मी खाना बना रही है, पापा घर से बाहर से पैसा कमा के लाते हैं। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही ना हो, तो पता लगता है कि मम्मी भी कमाने जा रही हैं, पापा भी कमाने जा रहे हैं, घर पर कोई खाने वाला बनाने वाला नहीं है। तो क्या घर सुचारू रूप से चलेगा? नहीं चलेगा। किसी भी शरीर को, किसी भी जीव को चलाने के लिए सभी कोशिकाओं में विभेदन और श्रम विभाजन होता है। सबका काम अलग अलग बटा हुआ है। तो यही है, ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम बहुकोशिकीय जीवों की शारीरिक संगठन में सही दर्शाता है? तो कोशिका का जो संगठन है, तो सबसे छोटी इकाई तो हो गई ईंट। तो जैसे घर बनाने में तो केवल ईंट का तो प्रयोग होता नहीं है, उसमें मसाला लगता है। जब मसाला लगता है तो पूरा दीवार होती है, तो नाम क्या क्या रखा जाता है? तो सबसे पहले शरीर को बनाने में क्या होता है? कोशिका। शरीर की सबसे, सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। तो कोशिका, जब एक जैसी कोशिका एक जगह पर अधिक मात्रा में हो जाती हैं तो क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। और ऊतक को क्या बोला जाता है? एक पूरा ऊतक जब बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अंग। जैसे हाथ में क्या है? एक सेल से बना है, सेल, सेल से जब बने तो हाथ की कोई ऊतक बने, और ऊतक के बाद में क्या बनता है? अंग बनता है। जैसे हाथ हुआ, पैर हुआ, मुंह हुआ, तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से क्या बना? अंग बना। और अंग के बाद में सभी अंगों को जोड़कर क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवन की आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है? डीएनए, कोशिका, प्रोटीन, ऊतक को। तो जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। ऊतक किसके समूह से बनते हैं? तो ऊतक किसका, तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं का संगठन ही क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। तो और ऊतक के समूह को क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा?
तो जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले किसने देखा था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिकाओं के केंद्रक की खोज किसने की थी? स्लाइडेन, रॉबर्ट ब्राउन, स्वान, दुजार्डिन। दुजार्डिन किसने किया था? तो कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? हुक ने कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की किसने खोज की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीव द्रव्य को सबसे पहले किसने नाम दिया? रॉबर्ट ब्राउन, टी स्वान, जे पुरकिंजे, एम जे स्लाइडन। तो जीव द्रव का सबसे पहले नाम किसने दिया था? जे पुरकिंजे ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किन वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेन और स्वान, लीवेनहॉक और दुर्जार्डिन, पुरकिंजे और ब्राउन। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किन जीवों पर लागू नहीं होता है? पौधों पर, जानवरों पर, विषाणुओं पर, जीवाणुओं पर। तो विषाणुओं पर कोशिका सिद्धांत नहीं लागू होता। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिकाओं को उनके केंद्रक की संरचना के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। तो कोशिकाओं को उनके केंद्रक की संरचना के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की प्रमुख विशेषता क्या होती है? इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होते हैं, इसमें पूर्ण विकसित कोशिकांग होते हैं, इनके केंद्रकीय पदार्थ डीएनए स्वतंत्र रूप से द्रव में बिखरे होते हैं, इनमें कोई कोशिकांग नहीं होता है। तो क्या विशेषता होती है? तो प्रोकैरियोटिक जो है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। तो इनके केंद्रिक पदार्थ स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। ये सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, केवल कवक में। तो प्रोकैरियोटिक जो पूरी तरीके से कोशिका विकसित नहीं हुई हो उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। और जो पूरी तरीके से विकसित हो, जिसमें केंद्रक हो, सेंट्रोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, तो क्या कहलाती है? यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है जो पहले आई है, पूरी तरीके से बनी नहीं है। तो जीवाणु और माइकोप्लाज्मा, पहला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्ण विकसित केंद्रक और कोशिकांग किस प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं? पूर्ण विकसित की बात कर रहा है तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाएंगे। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? लाल रक्त कणिका, तंत्रिका कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, मांसपेशी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? रक्त कोशिका, मांसपेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, यकृत कोशिका। तो लंबी कोशिका जो होती है, जो संरचना में लंबी होती है, वो तंत्रिका कोशिका होती है। और लाल रक्त कणिकाएं कैसी होती हैं? गोले में होती हैं। पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? जीवाणु कोशिका, एसिटेबुलेरिया कोशिका, तंत्रिका कोशिका, पत्तों की कोशिका। तो पौधों में सबसे लंबी कोशिका एसिटेबुलेरिया कोशिका होती है। लेकिन पौधों की कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो भाई यार प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं भी लाइव आकर आप लोगों को पढ़ा सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। रिक्तिकाएं मुख्य रूप से किस प्रकार की कोशिका में पाई जाती हैं? जंतु कोशिका, पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका, वायरस कोशिका। तो रिक्तिका पादप कोशिका में पाई जाती है। और पादप में कौन सी चीज मनुष्य के सेल में और पादप सेल में क्या अलग करता है जो पाया जाता है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, टोनोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, सेंटोप्लाज्म। तो रिक्तिका के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अंतः प्रदत्त जालिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पायलट, गार्नियर, कैमिलो गाल्जी, रॉबर्ट ब्राउन। तो अंतः प्रदत्त जालिका की खोज पायलट ने की थी। ऑप्शन ए सही होगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न करना, अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान करना, प्रोटीन संश्लेषण करना, कोशिका विभाजन करना। तो कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया करता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण,
ऑप्शन तीसरा सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है ऊर्जा गृह। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है नियंत्रक केंद्रक को बोला जाता है प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता। सेम ही प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? ऊर्जा केंद्र, आत्महत्या की थैली, अनुवांशिक केंद्र, कोशिका झिल्ली। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? अंगों से, समान प्रकार की कोशिका से, तंत्रिकाओं से, जटिल ऊतकों से। तो ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। जंतु ऊतकों की वृद्धि कैसे होती है? असमान, समान, तिरछी, अनियमित। तो जंतु ऊतकों की वृद्धि कैसे होती है? समान तरीके से होती है। शीर्ष विभाज्योतक ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तनों और जड़ों के शीर्षाग्र पर, पत्तियों के किनारों पर, फूलों में, फलों में। तो शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक जो है तनों पर पाए जाते हैं, तनों और जड़ों के शीर्षाग्र पर। शीर्ष से शीर्ष मिला लीजिए, तो ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जाइलम का मुख्य कार्य है भोजन परिवहन, जल खनिज परिवहन, वृद्धि नियंत्रण, प्रकाश संश्लेषण। जाइलम से जल और खनिज, तो जल खनिज, ऑप्शन बी सही होगा। फ्लोएम क्या है? कमेंट में बताइएगा फ्लोएम किसका कार्य करता है।